वेरी गुड इवनिंग गाइज। गुरुजी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे भाइयों बहनों का हार्दिक स्वागत मैं करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त परवेज खान। दोस्तों, जो भाई बहन मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाल मनोविज्ञान का एक धांसू लेक्चर, जो कि काफ़ी आपको मज़ा आएगा। तो प्लीज़ इसे छोड़ के कहीं जाइएगा नहीं और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो आइए आज का हम टॉपिक यहीं पर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है पियाजे, पावलोव, कोहलर और थार्नडाइक की रचना एवं आलोचनात्मक स्वरूप। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रमुख तत्व क्या क्या हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें पहला बोल रहा है, जैविक परिपक्वता के साथ बालक की अनेक व्यवहारिक गतिविधियों का विकास होता है। मतलब कहने का दोस्तों कह रहा है क्या कि बालक जैसे जैसे बड़ा होता है वह परिपक्व होता जाता है और उसका जो व्यवहार होता है अनेक गतिविधियों का उसमें विकास होने लगता है। जैसे शुरू में वो बच्चा जो है कि बिना बोले जो है कि अपना कोई भी चीज़ भोजन को प्राप्त करना होता है या दूध को माँ का उसके दूध चाहिए तो उसे रो के पुकारता है, तब जाके उससे दूध मिलता है। ठीक है। अगला बोल रहा है, भौतिक वातावरण के साथ जो भी अनुभव होता है उससे भी बालक सीखने का प्रयास करता है। मतलब वो अपने भौतिक वातावरण में देखता है, अनुभव करता है। जैसे भूख लगने पर वो उसे तब तक दूध माँ नहीं पिलाती है जब तक कि वो अपना गला फाड़ फाड़ के नहीं चिल्लाएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब दोस्तों कि वह भौतिक वातावरण के माध्यम से यह जान जाता है कि दूध ऐसे नहीं मिलने वाला है तब तक जब तक कि गला फाड़ फाड़ के नहीं चिल्लाया जाएगा। खिलौना से यदि खेल रहा है तो वह खिलौना मान लीजिए कि उसके पालन के नीचे कहीं गिर गया तो बच्चे को ये पता रहता है कि खिलौना कहीं यहीं कहीं है, लेकिन उसे खिलौना वो दोबारा नहीं मिलने वाला है। जब वो रोएगा, हाथ पैर अपना पटकेगा तो जानता है कि माँ दौड़ के आएगी और खिलौना उसे दे देगी। तो ये होता है भौतिक वातावरण। यानी कहने का मतलब कुल मिलाकर कि बच्चा भौतिक वातावरण से भी अनुभव को प्राप्त करता है और जो कि उसे सीखने में वो अनुभव सहायक होते हैं। क्लियर। अगला बोल रहा है क्या, सामाजिक वातावरण के साथ अनुभवों के साथ भी बालक सीखने का प्रयास करता है। मतलब कुल मिला के वही बात कि समाज का वातावरण से भी उसे अनुभव मिलता है और वह जान जाता है कि फलां कार्य के लिए हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। तो ये समाज होता है। ठीक। अगला कह रहा है क्या, संतुलनीकरण की अवस्था में बालक जैविक परिपक्वता, भौतिक वातावरण एवं सामाजिक अनुभवों के माध्यम से समुचित विकास को प्राप्त करता है। मतलब कहने का मतलब दोस्तों कि संतुलन की जो अवस्था होती है बालक की जैविक परिपक्वता और भौतिक वातावरण जैसे सामाजिक जैसे अनुभवों के माध्यम से भी बालक का समुचित रूप से विकास होता है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि बच्चे को यदि भूख लगी होगी तो बच्चा अपना गला फाड़ फाड़ के चिल्लाएगा। ये तब तक चिल्लाएगा कि जब तक उसे माँ अपना दूध नहीं पिलाती है। ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है क्या, अनुकूलन की अवस्था में बालक आत्मसात्करण के कारण बाह्य जगत की व्याख्या पूर्व अनुभवों के आधार पर करता है तथा व्यवस्थापन द्वारा पूर्व अनुभवों में सुधार करता है। मतलब कहने का मतलब कि अनुकूलन की अवस्था में भी बालक अपने को आत्मसात करता है। मतलब कि अपने को उस परिस्थिति के अनुसार बाह्य जगत से दूसरे अवस्था में जब जाता है तो अपने को वैसा ढालता है, बनना चाहता है। ठीक है। और जो है कि बाहरी या उसका कह लें कि पूर्व के जो अनुभव होते हैं उसके आधार पर ही अपने जो है वर्तमान में जो है कि अपने को ढालता है, आत्मसात कर लेता है। ठीक है। अगला चीज़ बोल रहा है क्या, पियाजे के मानसिक विकास की अवस्थाएं। दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इस टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन सीटेट में बनाए गए हैं, तो इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि पियाजे का संज्ञानात्मक जो विकास का सिद्धांत है, ठीक है, पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का इसमें पियाजे ने अपने ही 3 बच्चों को लगभग
30 वर्षों तक अध्ययन करके पियाजे ने अपनी डायरी में लिखा और इससे उनका अध्ययन जो है कि अत्यंत प्रभाषिक माना जाता है। पियाजे ने कहा कि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है। पियाजे ने क्या कहा कि बच्चा क्या है, नन्हा वैज्ञानिक है। बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आया है पेपर में कि बालक को नन्हा वैज्ञानिक किसने कहा है, तो याद रखिएगा किसने कहा है, जीन पियाजे ने कहा है। जीन पियाजे ने कहा है बालक को नन्हा वैज्ञानिक। तो दोस्तों आइए हम इसके विकास की कुछ अवस्थाओं पर चर्चा करते हैं। हाँ तो दोस्तों पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को 4 अवस्थाओं में बांटा है। कितनी अवस्थाओं में बांटा है, 4 अवस्थाओं में बांटा है। इसमें पहली अवस्था है संवेगात्मक अवस्था। पहला क्या है, संवेगात्मक अवस्था, जिसको कि संवेदी पेशी या यूँ कह लें इंद्रिय गामक या इंद्रिय जनित अवस्था के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इसको दोस्तों मोटर एज भी कहा जाता है, या इंग्लिश में यदि कहा जाए तो मोटर एज भी कहा जाता है। ये अवस्था दोस्तों जो होती है, ये अवस्था जो दोस्तों होता है, ये जो है कि 0 से लेकर 2 वर्षों तक होता है। कितना, 0 से 2 वर्ष तक का ये अवस्था मानी गया है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है क्या कि जिसमें प्रथम अवस्था 0 से 1 माह, द्वितीय अवस्था 1 से 4 माह, तृतीय उपावस्था 4 से 8 माह, चतुर्थ उपावस्था 8 से 12 माह, पंचम उपावस्था 12 से 18 माह तथा छठी उपावस्था 18 से 24 माह तक चलती है। इस प्रकार यह अवस्था 0 से 24 माह तक होती है। मैंने दोस्तों पहले ही कह दिया कि यह अवस्था 0 से 2 वर्ष तक की होती है। अब दोस्तों इसमें हम देखते हैं कि इस अवस्था में होता क्या है। दोस्तों इस अवस्था में पहला पॉइंट है मूल प्रवृत्त्यात्मक अवस्था। मूल प्रवृत्त्यात्मक अवस्था। ठीक है दोस्तों इस टॉपिक को आप देखिए कि मूल प्रवृत्त्यात्मक अवस्था किसे कहते हैं। दोस्तों मूल प्रवृत्त्यात्मक अवस्था वही होता है कि जैसे कहने का मतलब कि बालक को जब भूख लगेगी तो भूख लगने पर बालक गला फाड़ फाड़ के चिल्लाता है, खूब रोता है। ठीक है, तो जब कहने का मतलब कि जब उसे भूख लगेगी और जब रोएगा तभी उसे जो है कि माँ दूध पिलाएगी। तो बच्चा को भी जानता है कि जब हम चिल्लाएंगे तभी मेरा पेट भरने वाला है, वरना ऐसे मेरे ऊपर किसी को जो है कि वो मोह माया नहीं आने वाली, खास तौर से माँ को। तो दोस्तों आप इसे लड़कियां जो हों या जो लोग माँ बनी हों अपने दिल पर न लीजिएगा, जो कि मैंने इसे मजाक रूप में कहा, लेकिन ये हकीकत है कि बच्चा जब तक चिल्लाएगा नहीं तब तक आजकल की जो माँ होती हैं वो उसे दूध पिलाने वाली नहीं है। दूसरा पॉइंट दोस्तों इसी अवस्था में, संवेगात्मक अवस्था में ही दूसरा पॉइंट है क्या, वस्तु स्थायित्व। दोस्तों वस्तु स्थायित्व का मतलब क्या होता है कि वस्तु के न रहने के बाद भी उसका स्थायित्व बना रहना या उसका आकृति बना रहने को ही वस्तु स्थायित्व के नाम से जानते हैं। जैसे कहने का मतलब कि बालक को पालन में, उसके पालने में जो है कि खिलौना दे दिया जाता है, वो पालन में अपना खिलौना खेलता रहता है, लेकिन होता क्या है कि अचानक खिलौना उसके पालने से गिर जाता है नीचे, और बच्चा बेवकूफ़ नहीं है, बच्चा ये खूब अच्छी तरह से जान रहा है कि खिलौना भले ही मुझे दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन खिलौना कहीं मेरे पालने के इधर उधर ही इर्द गिर्द में ही है। ठीक है, चाहे वो भले ही मुझे नहीं दिखाई दे रहा। तो इसी को हम लोग कहते हैं वस्तु स्थायित्व, कि मतलब वस्तु हमारे पास
हो या ना हो, बच्चे के पास वस्तु हो या ना हो, लेकिन उसका स्थायित्व तो बना रहता है। तो दोस्तों मुझे यकीन है कि आप खूब अच्छे से समझ में आ रहा है। यदि अच्छा लग रहा हो वीडियो तो इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। तीसरा इसमें दे रहा है, इसी संवेगात्मक अवस्था में ही तीसरा पॉइंट हम लेते हैं दोस्तों, क्या कि इंद्रियों द्वारा प्रकटीकरण, इंद्रियों द्वारा प्रकटीकरण दोस्तों, और एवं अधिगम दोस्तों, इंद्रियों द्वारा प्रकटीकरण एवं अधिगम से तात्पर्य क्या होता है कि जैसे बालक को जो कुछ भी इशारा करना होगा तो वह इंद्रियों के माध्यम से करेगा। उसे गुस्सा होना है तो अपने इंद्रियों को करेगा, ठीक है, इंद्रियों के माध्यम से ही अपना कुछ भी प्रकट करेगा। सीखना भी होता है तो इंद्रियों के माध्यम से ही बालक सीखता है, ठीक है। जैसे उसे रोना होगा तो खूब अपना हाथ पैर पटकेगा, चिल्लाएगा, ठीक है। तो ये होता है इंद्रियों द्वारा प्रकटीकरण एवं अधिगम। इंद्रियों के माध्यम से ही वह सीखता भी है और अपना वह प्रकटीकरण भी करता है। दोस्तों इसमें जो है कि अगला पॉइंट है, इसी संवेगात्मक अवस्था में ही क्या, अनुकरण एवं मानसिक निरूपण दोस्तों ये क्या होता है कि अनुकरण का मतलब कि उसी तरह से दोहराना। जैसे बच्चे के आगे आप जो है जाकर जब ताली बजाएंगे तो बच्चा भी खूब ताली बजाएगा, ठीक है। यानी जैसी आप प्रक्रिया करेंगे बच्चा वैसा ही देखकर प्रक्रिया करता है, जिसे अनुकरण कहते हैं। और मानसिक निरूपण क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई कुत्ता भौंक रहा है, ठीक है, या बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही है, तो जब कभी भी वो आगे से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनेगा या बिल्ली के आवाज़ सुनेगा तो वह जान जाएगा कि कुत्ता ही भौंक रहा है या चाहे बिल्ली ही वहाँ जाकर म्याऊं म्याऊं कर रही है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब कि मानसिक निरूपण का मतलब दोस्तों ये है कि जैसे बच्चा जब किसी जानवर को देख लेता है, उसकी आवाज़ों को जब सुन लेता है, तो जब कहीं भी वो जानवर उसके सामने भले ही नहीं दिखाई दे रहे हों, लेकिन जब उस जानवर की वैसी आवाज़ सुनेगा तो बच्चा तुरंत वो जान जाता है कि वह फला जानवर ही बोल रहा है। तो बच्चा भी बहुत चालाक है, ठीक है। ये होता है मानसिक निरूपण। अगला पॉइंट, इसका लास्ट पॉइंट लेते हैं। इसी अवस्था में आता है क्या, परावर्ती क्रिया का मतलब कि बच्चा जिस कार्य को सीख लेता है उसी को बार बार दोहराकर आनंदित होता है। इसे हम परावर्ती क्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे कहने का मतलब कि बालक जो है कि माँ का स्तनपान करता है, ठीक है, तो जब माँ का स्तनपान करता है तो उसे उस प्रक्रिया को बार बार दोहराना चाहेगा और आनंदित होना चाहेगा। तो जब माँ तो दिन भर उसे दूध पिलाएगी नहीं, तो अब क्या करता है बच्चा कि अपने अंगूठे को ही मुंह में लेकर दिन भर चूसने लगता है। तो ये होता है परावर्तित क्रिया। अर्थात कहने का मतलब कि बच्चा जिस कार्य को सीख जाता है करना, उसी प्रक्रिया को बार बार दोहराता है और दोहरा कर आनंदित होता है, तो उसे हम परावर्तित क्रिया के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है? मुझे यकीन है कि आपको मैं पूरा निचोड़ पूरी मेहनत करके आपको समझाने की पूरी तरह से प्रयास कर रहा हूं। यदि कहीं भी आपको समझ में ना आता हो या कुछ कमी रह जाती हो मेरे समझाने में, तो तुरंत दोस्तों उसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर इसका मतलब क्या होगा। अगला पॉइंट लेते हैं दोस्तों, इनकी अगली अवस्था पूर्व क्रियात्मक अवस्था या प्रिपरेशनल स्टेज के नाम से भी जानते हैं। ये अवस्था जो होती है कब से होती है? ये अवस्था आपकी होती है 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था को हम लोग पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। इसमें पहला पॉइंट हम लेते हैं क्या, जीववाद। क्या? जीववाद दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे आप छोड़ के नहीं जाइएगा वीडियो को और लास्ट तक देखते रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्तों जीववाद किसे कहते हैं कि जीववाद का मतलब कि जैसे बच्चे को आप कोई खिलौना दे देते हैं और खिलौना चलते चलते बंद हो जाता है, तो उसे क्या करेगा बच्चा?
उसे ज़मीन में पटक देगा। यानी उसे लगता है कि इसके अंदर जीव है, वो उसे बार बार पटका है, क्यों क्यों तू बंद हो गया, तू चल कह नहीं रहा है, तेरे को क्या हो गया है। इस प्रकार की वो हरकत करेगा। जैसे चाबी का खिलौना है उसे दे दिया जाए, जैसे आप चाबी वाला खिलौना चाबी दे दिए तो तब तक ही तो वो खिलौना दौड़ेगा जब तक कि उसमें क्या भरी होगी, चाबी भरी होगी। जब उसकी चाबी ख़त्म हो जाएगी तब जाके खिलौना बंद हो जाता है। लेकिन बच्चे को क्या लगता है कि नहीं, इसमें जीव है, जैसे मेरे अंदर जान है वैसे इसके अंदर भी जान है। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं जीववाद। मुझे यकीन है कि आप सभी को खूब अच्छे से समझ में आ रहा है, आप समझ रहे हैं। अगला पॉइंट इसी अवस्था का होता है क्या, अविलोमीयता। अविलोमीयता दोस्तों, अविलोमीयता क्या होता है, किसे कहते हैं, जान लीजिएगा कि अविलोमीयता का मतलब कि जो है कि जब किसी भी चीज़ को कि शुरुआती अवस्था से लेकर जब हम उसके अंत अवस्था में जब उसको ले जाते हैं, और जब शुरुआत अवस्था के बाद जब आखिरी अवस्था में जब कोई चीज़ पहुंच जाती है तो उसे पुनः उस अवस्था में बिंदु जो है कि उसी अवस्था पर जब पुनः बिंदु को शुरुआती बिंदु से मूल अवस्था में जब ना आ पाए तो उसे अविलोमीयता कहते हैं। जैसे अविलोमीयता का मतलब कि जैसे हम आपको एक प्रैक्टिकल करके बता दे रहे हैं, अविलोमीयता का मतलब कि हम एक आपको प्रैक्टिकल करके बोल दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपने इंग्लिश का बना दिया क्या, आई। अब हमने यहाँ पर आगे कर दिया, आई को बना दिया हमने बी रूप में। अब जब बच्चे से पूछेंगे कि बेटा आपका आई कहाँ गया, जो है कि आई कहाँ गया इसमें बी में, तो बच्चा जो है कि नहीं बता पाएगा, भूल जाएगा। तो इसे ही अविलोमीयता कहते हैं। जबकि आई को उसने देखा था, अब आपने क्या किया कि आई का रूप बदल कर बी कर दिया है। अब बच्चे से आप पूछेंगे कि बेटा आई कहाँ है, तो बच्चा पूर्व अवस्था में नहीं लौट पाएगा। इसे हम लोग अविलोमीयता के नाम से जानते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं। यदि आप समझ पा रहे हैं तो एक बार मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला पॉइंट है संरक्षण का अभाव। क्या, संरक्षण का अभाव। संरक्षण का अभाव, संरक्षण का अभाव। देखिए दोस्तों, संरक्षण का अभाव क्या होता है कि शुरुआत, वही बात अविलोमीयता से मिलता जुलता ही है कि शुरुआत की आकृति में कोई भी बदलाव होने पर शुरू का भूल जाना ही क्या कहता है, संरक्षण का अभाव कहता है। अर्थात कहने का मतलब कि जैसे आपने कोई रेखा बनाया और रेखा को आगे कर दिया कोण। अब आप पूछेंगे बच्चे से कि बेटा ये रेखा कहाँ गई, पहले वाली, मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब आप पूछेंगे कि रेखा कहाँ चली गई ए से बी वाली, तो बच्चा नहीं बताएगा। आप बोलेगा कोण जो है कि क्या है, ए बी सी या सी ए बी, अब बताने लगेगा। तो ये होता है क्या, विकेंद्रीकरण। अगला पॉइंट इसी में, इसी अवस्था में लेते हैं, दूसरी अवस्था में ही क्या, दूसरों के दृष्टिकोण को न समझ पाने की समस्या। मतलब कि दोस्तों इसमें जो है कि इस अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, बच्चा जो है कि स्वार्थी होता है, वह केवल अपना स्वार्थ चाहता है। जैसे मान लीजिए कि आप बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए नहीं चाह रहे हैं, बच्चे से या छोड़ने ही गए, आधे रास्ते के बाद थोड़ा सा स्कूल अगर बाकी रह गया है या उसके थोड़ा सा दूरी है बच्चे का स्कूल, या यहाँ से चौराहा निकलता है, कहेंगे कि बच्चा बेटा तुम यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ से अपने ऑफिस दफ्तर के लिए चला जाऊँगा। तो बच्चा कहेगा नहीं 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 नहीं, मुझे लास्ट तक छोड़िए, मुझे स्कूल तक पहुँचाइए, आपको पहुँचाना ही होगा। यानी कहने का मतलब दोस्तों कुल मिलाकर कि बच्चा स्वार्थी होता है। बच्चा जो है कि केवल अपना भला करना चाहेगा, आपको नहीं जानता है। हालांकि आप उससे लाख कहें
कि बेटा हम नहीं जाएंगे टाइम से, मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, मेरा बॉस मुझे निकाल देगा, लेकिन फिर भी कहेगा बच्चा कि नहीं पहले मुझे स्कूल छोड़ दो, उसके बाद जो है कि आप अपने ऑफिस के लिए जाओ। तो कहने का मतलब कुल मिला के बच्चा स्वार्थी यहाँ पर होता है, अर्थात वह दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता है। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें कह रहा है क्या, अहम केंद्रिता। क्या, अहम केंद्रिता। अहम केंद्रिता क्या होती है दोस्तों, कि केवल अपना भला चाहना। मैंने कहा ना कि केवल अपना भला, केवल अपना भला चाहना। मतलब कहने का मतलब दोस्तों कि इस एज में 0 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चा केवल अपना भला चाहता है, वह अगले का भला नहीं देखना चाहता कि अगला क्या होता है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि आप उसे स्कूल छोड़ने जाएंगे और उससे कहेंगे कि बेटा तुम यहाँ से चले जाओ स्कूल, हम अपने दफ्तर चले जाएंगे, तो वो केवल अपना भला देखेगा पहले, न कि आपका भला देखेगा। इसी को कहते हैं क्या, अहम केंद्रिता। अगला पॉइंट इसमें आता है गिनती वर्णमाला। गिनती वर्णमाला क्रम की शुरुआत। क्रम की शुरुआत मतलब कि इसमें अब जाके दोस्तों बच्चा जो है कि थोड़ा थोड़ा गिनती का वर्णमाला की शुरुआत कर देता है, लेकिन उसे पूरी तरह से क्रम की ज्ञान नहीं होता है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। लेकिन जैसे कभी वो बोलेगा 10, 20, 50, 70, 90, 100, मतलब कुल मिला के गिनती थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करता है। ABZYPQST, हाँ, GIQLM, ऐसे करके वह कुछ ना कुछ जो है कि बोलेगा ज़रूर, मतलब सीख तो जाता है, लेकिन उसे उसका क्रम का जो है कि पूरी तरह से नॉलेज नहीं होती, लेकिन इसमें शुरुआत हो जाती है। ठीक है, अब जो है कि प्रतीकात्मक समझ इसमें देख लें कि प्रतीकात्मक समझ क्या है। जल्दी से एक बार प्रतीकात्मक आप समझ देख लीजिए। इसी अवस्था में प्रतीकात्मक समझ, प्रतीकात्मक समझ दोस्तों ये क्या होता है कि बच्चा जो है कि अब जो है कि कुत्ते को, मैंने कहा ना कि वो कुत्ते को पहले देखा था भौंकते हुए, अब जो है कि आप कहीं भी कुत्ते का यदि चित्र बना देंगे तो कुत्ते के चित्र को देख कर ही वो समझ जाएगा कि ये चित्र जो है असली तो नहीं है, लेकिन है तो किसका है, कुत्ते का है। भले ही ये सजीव नहीं है, लेकिन ये क्या है, कुत्ता है। तो ये प्रतीकात्मक समझ होती है। अगला पॉइंट इसमें है क्या, भाषा विकास तीव्र। भाषा विकास तीव्र मतलब इसमें जो है कि भाषा का विकास इस अवस्था में बहुत तेज़ी से बढ़ता है। बच्चे का शब्द भंडार में तेज़ी से वृद्धि होने लगती है। इसी को हम लोग भाषा विकास के नाम से जानते हैं। अगला अवस्था है इसका क्या, पूर्व क्रियात्मक अवस्था। पूर्व क्रियात्मक अवस्था दोस्तों 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था को पूर्व क्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं, जिसे ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। अर्थात कहने का मतलब कि जो दिखेगा, मूर्त का मतलब क्या होता है, इसे हम लोग जो है कि मूर्त अवस्था के नाम से भी जानते हैं। क्या, मूर्त अवस्था। मूर्त अवस्था के नाम से जानते हैं। मूर्त का मतलब होता है कि जो दिखेगा वही जो है कि मानेगा, मतलब ठीक है, जो उसे दिखाई देगा उसी को वह जो है कि मानता है बच्चा। और जो है कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है अवस्था, तो आप इसे देखते रहिए। इसी तरह से पहला पॉइंट इसमें कह रहा है क्या, विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण दोस्तों आप याद करिए कि इससे पहली वाली अवस्था में हमने कहा था केंद्रीकरण, लेकिन यहाँ पर होता है क्या, विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब कि एक चीज़ को कई तरह से सोचना। जैसे आपने 10 रुपये दे दिया बालक को, तो बालक अब जो है कि उसे कई चीज़ों में सोचेगा, कई तरह से सोचेगा कि 10 रुपये का क्या किया जाए। आइसक्रीम खा लें, या चाट खा लें, या जो है कि कहीं जो है कि चॉकलेट ले लिया जाए, या जो भी उसका मन चाहे वो करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि
इस चीज़ को कई रूप में सोचने का मतलब कि विकेंद्रीकरण हो जाएगा। अगला जो है कि पॉइंट इसमें हम लेते हैं विलोमीयता। क्या? विलोमीयता। विलोमीयता का दोस्तों का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने वही बात पहले बताया कि जैसे आपने बनाया था क्या, आई को बना दिया था हम लोगों ने क्या, बी। बच्चे से जब पूछा जाता था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कि बेटा बी कहाँ है, आई कहाँ है, सॉरी, तो वो नहीं बचा पाता। लेकिन अब उससे आप पूछेंगे कि बेटा आई कहाँ गया, तो वो तुरंत क्या करेगा, इस चीज़ को वहीं पर तुरंत मिटा देगा और वो कह देगा कि ये आपका आई रहा, ये आई से बच गया। तो कहने का मतलब कि ये होता है क्या, विलोमीयता। अगला पॉइंट इसमें दोस्तों है क्या, संरक्षण। संरक्षण संरक्षण का मतलब कि वही बात कि जैसे हमने एक रेखा खींचा था और एक और रेखा से मिला दिया था इससे पहले वाले अवस्था में, तो कोण बन गया था। लेकिन अब उससे पूछें कि बेटा रेखा कहाँ है, तो रेखा के लिए तुरंत क्या करेगा, इस वाले रेखा को मिटा देगा और ये बता देगा कि ये आपकी रेखा है, यानी इसे संरक्षण कहते हैं। ठीक है। अगला, तार्किक चिंतन की शुरुआत। तार्किक चिंतन की शुरुआत हो जाती है इस अवस्था में। मतलब कहने का मतलब कि तार्किक चिंतन कैसे होगा बच्चे के अंदर, कि जैसे मान लीजिए कि आपने कपड़े को धोने के बाद उसे धूप में टांग दिया, तो धूप में सुखाने के लिए टांग दिया, तो अब बच्चा ये चिंतन करना जान जाता है कि कपड़े कैसे सूखते हैं। तो कपड़े को धूप में इसीलिए डाला जाता है कि धूप से कपड़ा सूख जाए, यानी बच्चा उस पर अपना तार्किक चिंतन की शुरुआत शुरू कर देता है कि इस कपड़े को यदि धूप में टांगा गया तो क्यों टांगा गया। ठीक। अगला पॉइंट इसी का है क्या, दूसरों के नज़रिए को समझना। दूसरों के नज़रियों को समझना का मतलब यह बच्चा जो है कि जान जाता है कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं। अब आप इसको स्कूल लेके जाएंगे, कहेंगे कि बेटा इस रास्ते से अब तुम चले जाओ, मैं इधर दफ्तर जा रहा हूँ, तो बच्चा भी आराम से अब आपके गाड़ी से उतर जाएगा और खुद थोड़ा दूर पैदल चलकर स्कूल पहुँच जाएगा। यानी कुल मिलाकर वह आपके नज़रिए को अब जान गया है कि मेरे पापा को लेट हो रहा है, ऑफिस जाना है। ठीक है। तो ये होता है दूसरों के नज़रिए को समझना। अगला पॉइंट इसमें लेते हैं। अगला पॉइंट है परिपक्व। क्रम परिपक्व का मतलब दोस्तों क्या होता है कि बड़े से छोटे क्रम का ज्ञान हो जाता है, बड़ा से छोटा, या यूँ कह लें आरोही से अवरोही का क्रम से का ज्ञान बच्चे को हो जाता है, जिसे क्रम परिपक्व कहा जाता है। अगला है गणितीय संक्रियाओं में निपुणता। गणितीय संक्रियाओं में निपुण। अब बालक जो है कि गणितीय संक्रियाओं में निपुण हो जाता है, वो उसे आप 2 + 3 कहेंगे तो कितना होता है 2, या 3 + 2 कहें तो कितना होता है 5 कहें। अब बालक से कहें कि 5 में यदि 2 घटा दिया जाए तो क्या बचेगा, तो बालक कह देगा तुरंत क्या, 3 कह देगा। तो ये हो जाता है गणितीय संक्रियाओं में निपुणता। अब आप होता है अगला पॉइंट इसमें क्या, वर्गीकरण। क्या, वर्गीकरण का मतलब दोस्तों क्या होता है कि अब जो है कि बालक किसी चीज़ को वर्गीकरण करना जान जाता है। जैसे आपने उससे गिनती दे दिया 1 2 3 4 5 6, अब आप उससे पूछेंगे कि बेटा इसमें सम कौन है, विषम कौन है, तो बच्चा क्या करेगा, तुरंत कह देगा 1 3 5 ये क्या हैं आपके विषम हैं, और 2 4 6 ये सम है। तो कुल मिला के कहने का मतलब कि बालक का वर्गीकरण करना जान गया है कि इसमें सम कौन है, विषम कौन है, तो ये होता है उसका क्या, वर्गीकरण। अगला पॉइंट है इसमें समानता एवं अंतर का ज्ञान। समानता एवं अंतर का ज्ञान मतलब कि
अब आप पूछेंगे कि सम संख्याएं किसे कहते हैं, तो बालक तुरंत बता देगा कि जो 2 से पूरा पूरा कट जाए वह समान होता है, और जो नहीं कट पाए वो क्या होता है, असमान होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है समानता एवं अंतर का ज्ञान बच्चे को हो जाता है। और आखिरी अवस्था होती है क्या, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। क्या लास्ट क्या है, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। ये अवस्था दोस्तों 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था होती है। कितना, 11 से 15 वर्ष तक की होती है। इसमें प्रमुख विशेषता क्या होती है, चिंतन, तर्क, ईमानदारी, प्रेम, सहयोग, इसकी मुख्य विशेषताएं होती है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी इस अवस्था को हम लोग जानते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो इसमें देखते हैं क्या, पहला चीज़ है इसमें क्या, अमूर्त, माफ कीजिएगा दोस्तों, हाँ, अमूर्त चिंतन। क्या, अमूर्त, हाँ, अमूर्त चिंतन मैं बता रहा था आपको, अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन का मतलब होता है, जैसे आप उसे कहें कि माना x बराबर 10, तो बच्चा इसे मान जाता है कि चलो भाई मान लेते हैं कि वह x बराबर 10 है। वो भले ही असली रूप में हो या ना हो, लेकिन मानने की जो क्षमता होती है या ज्ञान होता है, अब बच्चा इसमें जान लेता है, मान लेता है। या यूँ कह लें जैसे कि हम लोग इलाहाबाद घूमने जा रहे हैं, मानो कि तुम इलाहाबाद के संगम तट पर नहा रहे हो, तो कहने का मतलब कि बच्चा भले ही आपके क्लास में हो, लेकिन वो कुछ देर के लिए मान लेता है कि मैं संगम तट पे ही हूँ, मैं सावन के पहले सोमवार को वहाँ पर नहा रहा हूँ। ठीक है, तो ये होता है क्या, अमूर्त चिंतन। अगला पॉइंट इसमें अगला है क्या, तार्किक, इसी अवस्था में है तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन परिपक्व। तार्किक चिंतन परिपक्व का मतलब क्या होता है, क्या इसमें बड़े बड़े सिद्धांतों को बच्चा जो है कि हल करना जान जाता है, कि जैसे आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत क्या है, प्रमेय क्या है, निर्मेय क्या है, इन सब पर अपना चिंतन प्रारंभ कर देता है। और अगला इसमें पॉइंट हम लेते हैं क्या, निगमनात्मक चिंतन। निगमनात्मक चिंतन। निगमनात्मक चिंतन का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग जानते हैं, बालक भी जानता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब जो है कि उसे वह उसमें चिंतन करके जान जाता है कि यह सूत्र कैसे बना है और ये इसे कैसे निकाला जाएगा, इसका निष्कर्ष कैसे होगा। तो वो जान जाता है कि इसको यदि हल किया जाए तो आपका a प्लस बी स्क्वायर होगा, या a प्लस बी को होल स्क्वायर को हम हल करेंगे तो ये निकला, तो यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ से निकल कर आया है। तो कुल मिलाकर निगमनात्मक चिंतन वो करना जान जाता है। अगला पॉइंट है इसी अवस्था का अगला पॉइंट है क्या, अपसारी चिंतन। दोस्तों अपसारी चिंतन क्या होता है कि एक समय में एक नज़रिए से सोचना, एक समय में एक नज़रिए से सोचना ही क्या, अपसारी चिंतन कहलाता है। ठीक है, अगला इसमें पॉइंट हम लेते हैं और लास्ट इसका है आज का पॉइंट, संकल्पनात्मक चिंतन। संकल्पनात्मक चिंतन। संकल्पनात्मक चिंतन का मतलब कि अगर ये होता है तो क्या होगा, अगर ये हो जाएगा तो क्या होगा। जैसे कहने का मतलब कि बालक कोई पेपर दे के आता है, यदि मैं पेपर में नहीं, कल मेरा पेपर है, अगर हम कल खूब अच्छा से लिख कर आएंगे, खूब बढ़ा चढ़ा कर लिख देंगे, खूब बढ़िया से एक्सप्लेन करके आएंगे तो क्या होगा। यदि हम पेपर में नहीं लिख कर आते हैं तब क्या होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि ये होता है संकल्पनात्मक चिंतन। या यूँ कह लें जैसे आप उसे 10 रुपये दिए तो अब वो सोचेगा यदि हम यहाँ इन्वेस्ट करें तो इसका
क्या फ़ायदा होगा, यदि इस पैसे को यहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो इसका फ़ायदा मुझे क्या मिलने वाला है। तो इसे हम संकल्पनात्मक चिंतन कहते हैं। मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। और ये जो अवस्था होती है औपचारिक अवस्था, ज़्यादातर किताबों में 11 से 15 वर्ष तक मानी गई है, लेकिन मैं कहता हूँ आप यही जानिएगा कि 11+ तक अवस्था को मानिएगा। और 11+ अवस्था से लेकर इसे जीवन पर्यंत तक के भी हम लोग मान सकते हैं अवस्था। जीवन पर्यंत इसलिए कि पूरी लाइफ तक ये चलता रहता है। अब इसके बाद कोई दूसरी अवस्था नहीं आने वाली है, किसमें, जीन पियाजे के सिद्धांत में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, क्लास अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक आपका क्या होगा, पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। अगला पॉइंट हम लोग का होगा पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। दोस्तों फिर हम कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।